जब ज़िंदगी जी लेते हैं ना, तो कई बार पता चलता है कि जो हम जी रहे थे वो हम नहीं जी रहे थे, कोई सुनियोजित ढंग से हमसे काम करवा रहा था। जो लोगों की भावनाएं और उनकी डिमांड रहता रहा, तो हमने वो जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन के रूप में इसको शुरू किया। उस औषधि को लोगों को सेवा तक पहुंचाएं, उसके लिए रोगियों को भी फ्री सेवा करना, इस तरह से एक अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट और मॉडल के ऊपर हम लोगों ने काम किया, रिसर्च किया। और आज हमें खुशी है कि सभी तरह की जो गतिविधियां अभी एक स्तर पर पहुंच गई हैं और उनका लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों को मिल रहा है। आयुर्वेद की स्थिति और कुछ थी और आयुर्वेद को लेकर के सोच और कुछ था। तो उस जो लोगों ने षड्यंत्र किया, उन षड्यंत्रों को खत्म करने का भी हमने काम किया। देखिए, विदेशों के अंदर ये क्या है कि योग्यता का मापन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद का लक्ष्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो प्रिवेंशन है वो हमारा मुख्य मकसद होता है। और प्रिवेंशन के लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम करेगा तो आदमी रोगी ही नहीं होगा, और रोगी है तो भी वो ठीक हो सकता है। तो यही आयुर्वेद का भी लक्ष्य है। वस्तुतः आयुर्वेद का ही अंग योग भी है। Hello, we are going to speak to an extraordinary person who is doing a lot in terms of for Ayurveda and Patanjali. We are talking about Acharya Balkrishna ji, who is the powerhouse behind Patanjali and its Ayurvedic offerings. Now we are going to speak to him about everything Patanjali and Ayurveda. पहली चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि आप आयुर्वेदा में कैसे आ गए, और उसके बाद स्वामी रामदेव के साथ आपके कैसा मिलना हुआ, और उसके बाद पतंजलि कैसे आया? अतीत को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पहले से ही नियोजित था। ये हमको बाद में पता चलता है। जब ज़िंदगी जी लेते हैं ना, तो कई बार पता चलता है कि जो हम जी रहे थे वो हम नहीं जी रहे थे, कोई सुनियोजित ढंग से हमसे काम करवा रहा था। तो बचपन में यद्यपि मेरी माँ शब्द ज्ञान शून्य है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर आयुर्वेद के विषय में उनकी एक निष्णातता है मेरे नाना जी के कारण से। तो कुछ कुछ संस्कार माँ के बीज जो गर्भ से जैसे होते हैं बाद में भी, और जब हम बीमार थे तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह। उसके बाद फिर हम गुरुकुल में गए, गुरुकुल में शास्त्र पढ़ते हुए, फिर वहाँ पर एक बहुत अच्छे वैद्य जी थे। हमने फिर आयुर्वेद को जाना, आयुर्वेद से थोड़ा और जुड़ने का मौका मिला, और जो सहज प्रवृत्ति थी, जो रुचि थी आयुर्वेद का, तो वो एक अंदर से कहीं ना कहीं हिलोरा ले रहा था। फिर पूज्य स्वामी जी के साथ हम लोग गुरुकुल में जुड़े, पढ़ते समय वो वहाँ मिले। फिर हम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा। बाद में फिर भी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था कि ज़िंदगी में हम लोग क्या करेंगे या कैसे करेंगे, पर यह स्पष्ट था कि कुछ करना है, हम लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में रहना है, सोसाइटी के लिए करना है, समाज के लिए करना है, ऐसा विचार था। तो उस समय पर हम लोग गंगोत्री में थे, 93-94 की बात है। तभी विचार हुआ कि हमें योग और आयुर्वेद को जोड़ करके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ये कोई व्यावसायिक दृष्टि सोच से नहीं, ये तो अपने जीवन को आहूत करके लोगों के जीवन को एक तरह से उनके जीवन को सुखमय बनाने का एक संकल्प के साथ हमने अपने जीवन को आहूत कर करके इस मिशन को प्रारंभ किया। ये 95 में हमारा पहला ट्रस्ट बना, दिव्य गुंज ट्रस्ट के रूप में, और कंपनी के रूप में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी गतिविधियों को करने में, और हम लोगों ने कोई प्लानिंग से नहीं किया कि कोई बिजनेस होता है तो मार्केट स्टडी करी हो। हम लोगों की उस तरह की पढ़ाई नहीं थी, ना बैकग्राउंड था, न हमारे पास ऐसा कोई नॉलेज था, न हमारे पास कोई सलाह देने वाला ऐसे कोई लोग थे। बस हमने सहज रूप से हमने देखा कि लोगों को जो है हम आयुर्वेद से चिकित्सा कर रहे थे, लाभ पहुंचा रहे थे। फिर किसान उसी टाइम पर जुड़ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा आंवला कोई खरीद नहीं रहा, एलोवेरा कहीं बिक नहीं रहा। फिर हम लोग आंवला और एलोवेरा का जूस बना के देना शुरू करते हैं। फिर कोई आता है, वो कहता है जी हमारे बच्चे आपको मंजन है वो नहीं करते हैं, तो हमने कहा कि मंजन का हम टूथपेस्ट बना लेते हैं। तो ऐसे ही ज्यों ज्यों आवश्यकता होती रही, या ज्यों ज्यों लोगों की भावनाएं और उनकी डिमांड रहता रहा, तो हमने वो जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन के रूप में इसको शुरू किया। जी। और पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि इन जनरल, आपके यहाँ पर रिसर्च पर बहुत अच्छा एक फोकस है यहाँ पर, और आप उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि रिसर्च है ही आपका मेन पावर। तो हम लोग ट्रेडिशनली रूप से हम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा, हमने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर क्रिटिकल एडिशन हमने निकाले, बहुत सारे हमने परंपरागत वैद्यों से चीज़ों को सीखा। तो हमारा रूट तो था वही, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज का पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, उस नॉलेज का हमने नॉलेज लिया। लेने के बाद फिर था कि दुनिया को समझाने के लिए यह ज़रूरी है
कि दुनिया जिस भाषा को समझती है, यानी जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, रिसर्च तब भी होते थे, रिसर्च से इतना सारा कुछ हमारे पास ज्ञान विज्ञान का भंडार है, बिना रिसर्च के नहीं है। पर आज के जो रिसर्च के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो प्रोटोकॉल हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके अनुसार काम करने के लिए फिर हमने धीरे धीरे वैज्ञानिकों की टीम इकट्ठी करनी शुरू करी और अलग अलग फील्ड के लोगों को ला करके हमने आयुर्वेद के हिसाब से कैसे रिसर्च होना चाहिए उसके ऊपर ट्रेंड किया, उनको ट्रेनिंग करवा करके, और जो बड़े बड़े विद्वान और एक्सपर्ट्स थे आज सब मिला करके यहाँ पर जो रिसर्च फाउंडेशन में 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, बाकी मिला करके हमारे 200 और यानी 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक अभी पूरे पतंजलि की सेवा में अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। और प्योरली रिसर्च के साथ साथ में दूसरा कार्य फिर हमने किया कि हम पूरे देश के अंदर 5000 से ज़्यादा जो हमारे सेंटर हैं उसमें जो हमारे वैद्य हैं सब फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। तो यानी कि चिकित्सा अनुसंधान करना, अनुसंधान से गुणवत्ता युक्त औषधि बनाना, उस औषधि को लोगों को सेवा तक पहुंचाएं, उसके लिए रोगियों के भी फ्री सेवा करना, इस तरह से एक अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट और मॉडल के ऊपर हम लोगों ने काम किया, रिसर्च किया। और आज हमें खुशी है कि सभी तरह की जो गतिविधियां अभी एक स्तर पर पहुंच गई हैं और उनका लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों को मिल रहा है। कुछ रिसर्च जो चुनिंदा रिसर्च है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहे और पतंजलि के रहे, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? हम लोगों ने जो बहुत सारा काम किया, जैसे अभी भी जो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद के रूप में पहले बहुत कम काम हुआ था। हम लोगों ने प्री क्लिनिकल में इन विवो इन विट्रो एनिमल ट्रायल और क्लिनिकल, हमने हर तरह के जो एक स्टैंडर्ड के जो ड्रग डिस्कवरी के लिए जो एलोपैथिक वाले जिस प्रोटोकॉल को पालन करते हैं उसी प्रोटोकॉल में उस समय बेहतरीन सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। हमारे पास बायो सेफ्टी लेवल 3 लेवल का लैब है, NABL एक्रेडिटेड 5 लैब हैं, NABH एक्रेडिटेड हमारे पास 3 हॉस्पिटल हैं। तो हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि रिसर्च के ऊपर में हम लोगों ने एक एक मेडिसिन के ऊपर, जैसे हमारा लीवोग्रिट है, लीवर के लिए हमने हर तरह के लीवर डिजीज के ऊपर काम किया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। चाहे वो लीवर सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, या फैटी लीवर भी किसी भी कारण से हो, वो अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, या किसी मेडिसिन वगैरह के साइड इफेक्ट से हो, तो हम अलग अलग मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसी तरह से अभी कार्डियोग्रिट है हमारी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इस किडनी स्टोन के लिए हम लोग लिथोन के रूप में देते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी एक औषधि काम कर रही है। आज की सबसे बड़ी समस्या जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह के जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उनके लिए हमारा ब्रोंकोम करके वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और इस तरह से हम लोग बहुत सारी औषधियों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए न्यूरोग्रिड कर करके, मेमोरी के लिए मेमोरी ग्रिड न केवल बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में काम करती है, बुजुर्गों का भी जो एल्जाइमर वाली जो स्थिति को रोकने में बहुत कारगर है। तो अनेक औषधियों के ऊपर हम लोगों ने अभी लगभग 150 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ बना चुके हैं टोटल। यद्यपि हमारे पास 500-600 से ज़्यादा हैं। तो जो क्लासिकल मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेद के क्लासिकल मेडिसिन के अंदर क्वालिटी जो है ना नहीं है, उसका कोई भी अलग तरह का कोई SOP भी नहीं है, उनका कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं है, पर हम उसी प्रोटोकॉल से क्लासिकल मेडिसिन भी बनाते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद के बहुत सारे औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में हम दुनिया के लिए दे रहे हैं। और ये जो रिसर्च आप कर रहे हैं, ये अगर किसी को पढ़ना हो या करना हो, उसके जानना वो हमारे जो वेबसाइट है, हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट का जो वेबसाइट में, उसमें आपको सारे रिसर्च पेपर, रिसर्च जो अलग अलग हमारा वर्क है सब दिखेगा। इसके अलावा हमारे लिटरेचर हम लोगों ने बहुत पब्लिश किया हुआ है, वो हमारे चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में जाकर के कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हमसे कांटेक्ट कर करके यहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। जी। और आपके शब्दों में आप पतंजलि के और आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और रिसर्च के अचीवमेंट्स आप और कुछ बता सकते हैं, जिसके वजह से आपने अभी थोड़ा बहुत बताया, उसके अलावा कुछ जिसकी वजह से पतंजलि ने चेंज कराया? हाँ, हम लोगों ने जैसे रॉ मटेरियल से लेकर के, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियाँ टोटल जड़ी बूटी पर आश्रित ज़्यादा होती हैं, तो उन जड़ी बूटियों के ऊपर कुछ मिनरल्स भी होती है। मिनरल्स को लेकर के भी बहुत भ्रम था कि आयुर्वेद की भस्म नुकसान करती है, करती है। हम लोगों ने तो भस्म से लोगों की बिगड़ी हुई किडनी को, लीवर को ठीक किया, तो वो उल्टा किया, यानी रिवर्स हम लोगों ने किया। तो इस तरह की जो मान्यताएं थी और आयुर्वेद का जो फैक्ट था वो बहुत फ़र्क था। आयुर्वेद की स्थिति और कुछ थी
और आयुर्वेद को लेकर के सोच और कुछ था। हाँ। तो उस जो लोगों ने षड्यंत्र किया, उन षड्यंत्रों को ख़त्म करने का भी हमने काम किया। इसी तरह से कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि लीवर, जब गिलोय का डिमांड इतना बढ़ गया, हाँ। तो लोगों ने कहा कि लीवर डैमेज करती गिलोय। जी। तो ये एक षड्यंत्रपूर्ण, शरारतपूर्ण एक रिपोर्ट था। उसी रिसर्च जर्नल में जी। हम ये पब्लिश कराने में सक्षम हुए कि लीवर को गिलोय खराब नहीं करती है, ठीक करती है। तो इन सब कामों को भी हम अपने आप कर रहे हैं। इसी बात पर मैं, ये एक सवाल था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि लाइसेंस का इशू था, या बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रहे थे जो शायद कोई ऐसे ही कर रहा था आपके पतंजलि को डैमेज करने के लिए। उसके ऊपर आपके व्यूज़ क्या है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए क्या हुआ कि इस देश का ठीक है, कानून को, नियमों को हम सबको पालन करना चाहिए, पर कानून जो बने थे अंग्रेजों के ज़माने पर, दुर्भाग्य से वो कानून जो के त्यों चले आ रहे हैं। विज्ञान में बहुत सारी उन्नतियां हो गई हैं, विविध तरह के रिसर्च हो गए हैं, और उस समय पर भी उन्होंने जो कानून बनाया था वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन को टारगेट रख करके बनाया था, और उस कानून को हमने सारी विधा पर लागू कर दिया। ये तो एक, अब वो कानून जब हमारे शीर्षस्थ लोग जो हैं, जो कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनको जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो उस समय पर छोटी छोटी बीमारियाँ ठीक नहीं होती थी, तो ये लिखा गया कि वो कहे कि बीमारी ठीक नहीं होती। वो ये कहता है कि कानून के अनुसार आप ठीक करो, करना अलाउ है, बोलना मना है। हाँ। गलती हमने कर दी, हमने ठीक किया और हमने बोल दिया, इतना ही है। न तो दवाई को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह है, न और किसी चीज़ को लेकर के कोई बात है। और एक है कि ये आजकल मैंने बहुत पढ़ा भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए एलोपैथिक जैसे, वो मिल नहीं रहा है। कि जब सवाल किया जाता है, धीरे धीरे हो रहा है। देखो आप, मैं बताऊं, पहले 20-25 साल पहले स्थिति बहुत दयनीय थी, और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, मैक्सिमम सब एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे। अब प्रसन्नता की बात है कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इवन अब तो कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। यद्यपि उनको सुप्रीम कोर्ट के या रूल के हिसाब से उनको भी, यदि किसी आयुर्वेद वालों को एलोपैथिक दवाई का पता है तो वो भी ऑफिशियली नहीं लिख सकता, एलोपैथिक वाले को आयुर्वेद का पता तो भी नहीं लिख सकता। ये भी तो देखिए, एक डॉक्टर बना है तो उसका लक्ष्य तो रोगी को ठीक करने देना होना चाहिए, और जिस विधा को जानता है। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अब कोई एलोपैथिक दवाई त्रिफला चूर्ण लिख देगा तो कोई उससे हार्मफुल होगा। जब पता है कि त्रिफला पेट साफ करता है तो लिख सकता है। ऐसे एक नियम वाली एक समस्या है। बाकी चीज़ों को अभी एक रुचि बढ़ रही है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसलिए पतंजलि, आप इस चीज़ को कैसे बदलना चाहेंगे? क्योंकि आपके यहाँ पर भी हॉस्पिटल और हम अभी इसके लिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का बड़ा सेटअप बना रहे हैं। हम यहाँ पर एलोपैथी का भी शुरू करने वाले हैं, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। तो हमारे पास एलोपैथी के डॉक्टर भी होंगे, आयुर्वेद वाले भी होंगे। तो हमारा एक लक्ष्य ये होगा कि रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो खुशी की बात ये होगी कि ठीक है, एलोपैथिक वाले एलोपैथिक लिखेंगे, आयुर्वेद वाले आयुर्वेद लिखेंगे, पर एक रोगी को दोनों सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। हाँ, ये सही रहेगा। अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनको एलोपैथी मेडिसिन का ज़्यादा ये करने के लिए उनको कुछ एक टेस्ट पास करनी पड़ेगी, या कुछ ये करना पड़ेगा। उसके बाद वो कर सकते हैं उसको इस्तेमाल। ऐसे कुछ आयुर्वेद के लिए करना चाहिए? आयुर्वेद के लिए भी होना चाहिए। वो तो होम्योपैथिक के लिए होगा तो आयुर्वेद वालों के लिए होगा ही होगा। फायदेमंद होगा, वो फायदेमंद होगा। देखिए, विदेशों के अंदर ये क्या है कि योग्यता का मापन होना चाहिए जी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जी। जो योग्य है, जिस कार्य के लिए जो योग्य है, उस कार्य के लिए उसकी परमिशन देनी चाहिए जी। आप इतना आयुर्वेद में इतने डीप नॉलेज रखते हैं, कौन से मिसकंसेप्शंस है आयुर्वेद के बारे में जो अभी भी गए नहीं हैं? जैसे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं, जड़ी बूटियाँ भी नुकसान करती हैं, या भस्में तो बहुत ही खराब करती हैं। देखो, उन लोगों को मैं ये और क्या हुआ, इसमें दो कारण हैं। ये जो इस तरह के वातावरण तैयार होने में, एक तो कई लोगों ने शरारत और षड्यंत्रपूर्ण ढंग से काम किया। कुछ आयुर्वेद के नाम पर जो तथाकथित जो दुष्ट लोग हैं, उन लोगों ने बदमाशी करी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी यहीं उत्तराखंड में 1-2 दवाइयाँ ऐसी थी, हमने अपने लैब में सारा ला करके जब उसको कंपाउंड को चेक किया, हमने पाया कि वो एलोपैथिक गोलियाँ पीस करके वो आयुर्वेद के नाम से बेच रहे थे। टैबलेट पूरा प्रॉपर लाइसेंस आयुर्वेद का ले रखा है,
लोग आयुर्वेद समझ करके खा रहे खा रहे हैं, हैं। उसके अंदर एलोपैथिक है। तो इस तरह के कामों के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वनस्पति की आयुर्वेद की दवाइयाँ जो काम करने वाले औषधियों को हमने रिसर्च बेस्ड बनाई है, हाँ। तो दुनिया को उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जगह उन सारी एजेंसियों को इस तरह के जो फर्जी काम हो रहे हैं और जो ठगाई का काम हो रहा है, चोरी का काम हो रहा है, देश के अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ भी कितनी फर्जी बिकती हैं कि ब्रांड किसी का होता है, नाम किसी का होता है, ठगाई जा रही है। इसके लिए सख्त कानून होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। यही स्थिति भी आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए या कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा षड्यंत्रपूर्ण शरारतों से आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। और हाँ, आप कैसे आयुर्वेद और योगा को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेद का लक्ष्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो प्रिवेंशन है वो हमारा मुख्य मकसद होता है। और प्रिवेंशन के लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम करेगा तो आदमी रोगी ही नहीं होगा, और रोगी है तो भी वो ठीक हो सकता है। तो यही आयुर्वेद का भी लक्ष्य है। वस्तुतः आयुर्वेद का ही अंग योग भी है। और पतंजलि इस चीज़ के लिए कैसे काम कर रही है? हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, हम लोग पूरा होलिस्टिक जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ किया है। हमारे एक ही रूफ के तले इसी हॉस्पिटल में आप देखोगे हम योग का आयुर्वेद का पंचकर्म कराते हैं, योग का षटकर्म कराते हैं, हम योग की क्रियाएं कराते हैं। तो सारी चीज़ों को नेचुरोपैथी हम कराते हैं। तो इनका ये जो इंटीग्रेशन का काम, हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की बात करते हैं, उसमें जो हमारी भारतीय परंपराओं का इंटीग्रेशन का भी एक आदर्श मॉडल पतंजलि है। और इसी चीज़ में आपके पतंजलि स्टोर्स जो है, जो यहाँ सब जगह एक्सपांड हो रहे हैं, उसके बारे में वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए है या और नहीं? हम लोग वहाँ वैद्य की सेवा भी दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। बहुत सारी जगह चिकित्सालय में योग की कक्षाएं भी चलती हैं। जहाँ योग कक्षाएं नहीं चल सकती, जगह कम है, वो पास की जगह में जाकर योग सीखने के लिए भी उनको वो करते हैं, उनको बताते हैं। तो इस तरह से लोगों को चिकित्सा का और लोगों का हमारी परंपरा से आयुर्वेद से जोड़ने का एक हम साधन उपलब्ध कराते हैं। और आज से हमने एक टेलीमेडिसिन के रूप में भी फ्री टेलीमेडिसिन सेवा भी पूरे देश के लोगों के लिए पतंजलि ने शुरू कर दी है। और अलावा एक्सपांड करने के कुछ प्लान्स है और जगह? और अभी इसको बेहतरीन करेंगे और कुछ योजनाएं और हैं, उसको बहुत जल्दी सब लोगों को। और एजुकेशन के मामले में भी पतंजलि बहुत कर रही है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में अभी हम नए बोर्ड से लगभग 400-500 स्कूलों को जोड़ चुके हैं। और देश के जो स्कूल के संचालन करने वाले लोगों से मैं कहूँगा सब जुड़ जाएं। CBSE से भी बेहतरीन हम लोगों ने पूरा एक सिलेबस कोर्स डिजाइन किया हो, उसके आधार पर कर रहे हैं। विज्ञान से लेकर के चाहे वो साधारण विषय भी हो, वो संस्कृति सनातन के साथ साथ में अत्याधुनिक स्टैंडर्ड का हो, हम वो प्रयास कर रहे हैं। और अपने यहाँ भी कई सारे गुरुकुल और विद्यालय और हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज और विश्वविद्यालय भी पतंजलि संचालित कर रहे हैं। और एक एंड वाला सवाल कि अभी आप अगले 5 साल के लिए पतंजलि और आयुर्वेद के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? अभी हम रिसर्च में बहुत ध्यान देने वाले हैं। और अभी हम एक हर्बल वर्ल्ड करके एक ऐसी जगह बनाने जा रहे हैं जहां हमारे बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम के पूरे वर्ल्ड के जो हीलर्स थे, जो आचार्य, जो गुरु हैं, उनकी जो परंपराएं को एक ही जगह देखने को मिलेगा। वो एक तरह से एडवेंचर कम नॉलेज पार्क के रूप में वो भी जड़ी बूटी आश्रित परंपरा के लिए खड़ा हो जाएगा। 3 साल से काम चल रहा है, 2-3 साल और लगेगा। और इसके अलावा अभी हम आयुर्वेद को गुरुकुली परंपरा से, भारत सरकार ने एक पहल की है कि आयुर्वेद गुरुकुल के रूप में, उस आयुर्वेद गुरुकुल को भी सबसे पहले हम पतंजलि के माध्यम से शुरू करने की सोच रहे हैं। और टेलीमेडिसिन के हिसाब से जो आयुर्वेद, शुद्ध आयुर्वेद लोगों को घर बैठे बैठे भी पहुँचे, और कंसल्टेंसी फ्री है, डिलीवरी फ्री है, सिर्फ दवाई के मूल्य पर लोगों को घर में दवाई मिले, इसको हम बड़े लेवल पर करने वाले हैं। और इसका बॉटनिकल आपका गार्डन है, उसमें भी कुछ हम बॉटनिकल गार्डन के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं, डिजीज के अनुसार हम काम कर रहे हैं, अभी प्लांट्स की हिस्ट्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और नई वैदिक टैक्सोनॉमी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो रिसर्च का, लेखन का, डॉक्यूमेंटेशन का, हर्बल गार्डन का, कल्टीवेशन का, रोगी चिकित्सा करने का, सब काम बहुत तेज़ी के साथ, बहुत गति के साथ में, बहुत व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद आयुर्वेद और पतंजलि के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद बहन, बहुत बहुत आप सबको भी। और आप पतंजलि से जुड़िए और अपने आप को, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद।